यस, वी आर लाइव। एक बार वॉइस कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज आ रही, क्विकली बता दो। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं एक बार वॉइस कंफर्म कर दीजिए। चलिए, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। काफी स्टूडेंट की कंप्लेंट है भाई। कंप्लेन ये है कि आप लोग क्लास के बीच में अनवांटेड मैसेज करते हैं। कल स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर आप उन लोगों से फ़ोन कर या फिर कैसे भी कर मना कर दीजिए कि आप किसी भी प्रकार के कोई पर्सनल इल्लीगल मैसेज नहीं करेंगे लाइव में। अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे तो ही आपका मैसेज आएगा, किसी एक दूसरे के रिगार्डिंग आपको मैसेज नहीं करना। ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों के नेम थे, कल हाइलाइट बहुत ज़्यादा हुए थे, 2 लोग स्पेशली देखे गए थे। तो अगर आज भी आपने ऐसा किया तो पर्सनली मैं आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स से बैन कर दूँगा, फ्यूचर में आप कमेंट ही ना कर पाएँगे। और दूसरी बात, फिर भी आपने कुछ और इल्लीगल किया तो आपका कोर्स भी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। आपको लिंक ही नहीं मिलेगी तो आप बातचीत का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है? तो स्पेशल ध्यान रखना भाई, इल्लीगल कमेंट नहीं आना चाहिए। जो चीज़ें आपको टॉपिक में रिलेटेड डाउट है तो बीच में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको बैच से रिलेटेड या मुझसे कुछ पूछना है तो आप स्टार्टिंग या फिर लेक्चर के बाद में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? यानी टॉपिक से रिलेटेड कभी भी कमेंट करिए जब आपको इश्यू लगे। और बाकी कोई है तो भाई मुझसे पूछना है, पर्सनली कोई इश्यू है, बैच में दिक्कत आ रही, जो भी दिक्कत आ रही, तो नंबर मेरा सभी के पास है, नहीं तो मेरे सिर के ऊपर लिखा है, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं तो आपके लिए अवेलेबल हूँ ना। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप भली-भांति चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हमारा जो कांसेप्ट है एमएस ऑफिस में, हम एमएस वर्ड टॉपिक को पढ़ रहे थे। और एमएस वर्ड में जिस कंसेप्ट की आज हमें चर्चा करनी है, तो चर्चा करने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा। अगर आपको याद हो तो हम जैसे प्रीवियस क्लास में अगर मैं जाऊं तो हमने जो क्लासेस हैं उनको टैब के आधार पे पढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमने वर्ड या फिर कोई भी ऑफिस की प्रोग्राम थे उसमें सबसे ज़्यादा रोल था रिबन का। और रिबन हमारी 3 चीज़ों से मिलके बनी थी, टैब, ग्रुप और कमांड्स। वो आती तो कमांड्स हैं लेकिन कमांड हमारे ग्रुप में आती है, ग्रुप टैब्स में आते हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा था इंसर्ट और डिजाइन टैब। अब हम इस जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा है लेआउट टैब। इस लेआउट टैब का अगर ब्रीफ नाम मैं आपसे बोलूं, जैसे इंसर्ट को हमने आपको बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी डॉक्यूमेंट में ऐड करना है तब मोस्ट ऑफ द केस में हमारी कमांड इंसर्ट के अंदर आएंगी। होम टैब के बारे में हमने पढ़ा था कि होम टैब हमारा डिफॉल्ट टैब होता है। इसी प्रकार अगर लेआउट टैब की आप डेफिनेशन शॉर्ट में डिफाइन करना चाहते हो तो लेआउट टैब इज अ लेआउट ऑफ द पेज, यानी पेज का जो लेआउट है ना वो हम लेआउट टैब के अंदर सेट करते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप पुराने वर्जन यानी 2007 में जाएंगे तो इस लेआउट टैब का नाम पेज लेआउट मिलता है, जिसमें डिजाइन और लेआउट के कंप्लीट ग्रुप को इंक्लूड किया गया है। अगर मैं डिजाइन टैब की बात करूं जो कि कल हमने स्टडी किया था, डिजाइन टैब में हमारे पास ग्रुप, 2 ग्रुप थे। एक तो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग, दूसरा पेज बैकग्राउंड। डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग, थीम्स, कलर, फॉन्ट, ये सारी चीजें थी। अगर आप 2007 यूज कर रहे हो तो थीम्स, कलर, फॉन्ट, ये स्पेसिंग वगैरह आपको पेज लेआउट टैब के अंदर ही मिलती हैं। बाकी दूसरा कमांड ग्रुप था पेज बैकग्राउंड, जिसमें हमारे पास 3 कमांड थी। हमने वाटरमार्क पढ़ा था, पेज कलर पढ़ा था और पेज का
वर्डर पढ़ा था। ये कमांड अगर आप 2007 यूज करें तो पेज लेआउट के अंदर ही अवेलेबल थी। साथ ही साथ में सुबह हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, तो उसका वीडियो आप लोगों को मिल गया था। लाइव वीडियो में वॉइस का प्रॉब्लम था, बट रिकॉर्डेड मैंने आपको भेजा था, उसमें प्रॉपर वॉइस था, तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं सेशन की, क्या करते हैं, शुरुआत। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें जिस टैब की चर्चा करनी है उसी से चीजें स्टार्ट करेंगे। अब टैब का नाम मैंने जैसे ही बोला, आपके माइंड में क्या आना चाहिए सर, ग्रुप माइंड में आना चाहिए। तो लेआउट टैब के अंदर जो ग्रुप होते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे पेज सेटअप आता है। क्या है, पेज सेटअप। दूसरा कमांड ग्रुप अगर आप पढ़ेंगे तो उसका नाम पैराग्राफ है। तीसरा और लास्ट है हमारा अरेंज। यानी कुल मिला के अगर मैं देखूं तो हमारे लेआउट टैब के अंदर 3 ग्रुप मिलते हैं, पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज। ग्रुप पढ़ लिए। अब ग्रुप के बाद अगला स्टेप रहता है कि हमें कमांड्स की बात करनी है। चलिए, तो पेज सेटअप में अगर आप कमांड देखेंगे तो हमें कौन कौन सी कमांड मिल रही है। चलिए, तो पहली कमांड है मार्जिन्स, नेक्स्ट है हमारा ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर, हाइपेनेशन। ये वो कमांड है जो हमें पेज सेटअप कमांड ग्रुप के अंदर मिलेंगी। तो पहला सवाल तो यही आता है आपके एग्जाम में कि कौन सी कमांड किस ग्रुप में और किस टैब में होती है। तो उम्मीद करता हूं कि इनमें से कोई भी कमांड अगर पूछी जाए या फिर इससे पहले पढ़ाया गया कंटेंट जो है उसमें कोई कमांड, अभी तक हमने कौन कौन से टैब पढ़ लिए। अभी तक हमने देखो फाइल को पढ़ लिया, हम को पढ़ा, इंसर्ट और डिजाइन, 4 पढ़ गए, और लेआउट आज पढ़ लेंगे। लेआउट के बाद जो बचे हुए हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए अगली बात, अगर आप पैराग्राफ की बात करें तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए कि हमने पैराग्राफ कमांड ग्रुप को एक और टैब में पढ़ा है लेआउट के अलावा, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहिए कि हमने पैराग्राफ कमांड ग्रुप को किस टैब के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए पैराग्राफ में हमें इंडेंट कमांड मिलेगी, स्पेसिंग कमांड मिलेगी। बाकी अगर आप पैराग्राफ पढ़ रखा है तो बाकी चीजों को भी हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इसे लास्ट में रिवाइज करेंगे। अगला कमांड ग्रुप है हमारा अरेंज। अरेंज में जो कमांड्स हैं उनका नाम है, सबसे पहले नंबर पे पोजीशन, रैप टेस्ट, विंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप एंड लास्ट वन इज द रोटेट। चलिए, बिल्कुल सही है आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं सर, होम टैब ने आपने पैराग्राफ को पढ़ाया था। पैराग्राफ के अलावा होम टैब में हमारे पास जो ग्रुप थे उनमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, स्टाइल एंड एडिटिंग, कुल मिला के 5 ग्रुप हमने पढ़े थे। अब हमें लेआउट की बात करनी है, और लेआउट में पहला यानी कमांड ग्रुप सब देख लिया। अब इन कमांड को वन बाई वन हम एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर इनका यूज किया क्यों जाता है। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में हर एक कमांड का आइकॉन भी कभी कभी पूछा जाता है। तो जिस कमांड के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसका आइकॉन आपको भली भांति नॉलेज में होना जरूरी है। यानी आप पहचान पाओ कि ये आइकॉन आपकी इस कमांड का है। जैसे मार्जिन को अगर आप देख रहे हैं, ओरिएंटेशन को देख रहे हैं, तो ओरिएंटेशन का सिंबल कैसा है, आइकॉन कैसा है सर, ये आपका ओरिएंटेशन है। ये पेज का साइज है, ये क्या है सर, कॉलम्स हैं। ये वो आइकॉन है जो उसे रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर कमांड्स को। ठीक है, चलिए अब हम वन बाय वन इन सारी कमांड्स को पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर इनका प्रैक्टिकल व्यू देखेंगे और उसके बाद समझेंगे हम
जो डाउट रहेंगे आपके। तो सबसे पहले नंबर पे आता है मार्जिन। जैसे आप मार्जिन क्लिक करेंगे, जैसे ही मार्जिन क्लिक, देखो कमांड मिल गई। अब जैसे आप मार्जिन क्लिक करेंगे तो मार्जिन क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने रिप्रेजेंट होगा। यानी मैंने मार्जिन क्लिक किया, मैंने मार्जिन क्लिक किया, जैसे ही मार्जिन पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करते ही मुझे मार्जिन की टाइप मिलेंगे या फिर मार्जिन मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपका लेटेस्ट कस्टम सेटिंग, नॉर्मल, नैरो, मॉडिड, वाइड, मिरर एंड लास्ट आपका है ऑफिस 2003। और एक सब में रहता है कस्टम रिबन। कस्टम का मतलब क्या होता है, यानी हम अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये मार्जिन के नाम तो बता दिए, लेकिन ये बता दीजिए कि मार्जिन होता क्या है। लेकिन उससे पहले मार्जिन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका नॉलेज जरूरी है। जैसे मार्जिन के जो मैंने नाम बताए, तो पहला कि मार्जिन कौन सा वैलिड या इनवैलिड केस में पूछा जाता है। जैसे नॉर्मल मार्जिन होता है, यानी ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कौन सा मार्जिन नहीं है, कौन सा मार्जिन का टाइप नहीं है, या फिर इनमें से मार्जिन कौन सा है। तो मार्जिन के नाम पता होना जरूरी है। तो एक बार फिर से रिपीट करिए। सर नॉर्मल होता है जो कि डिफॉल्ट है। क्या लिखोगे नॉर्मल के आगे? सर नॉर्मल मार्जिन है, ये डिफॉल्ट मार्जिन होता है, डिफॉल्ट जो अपने आप सेट होके आता है। उसके बाद नैरो, मॉडेड, वाइड, मिरर एंड 2003, ये वो मार्जिन है जो हमें सेटिंग करने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो मैंने आपको जो डेफिनेशन दी है उसी की हम चर्चा करते हैं कि हमें क्या है। चलिए, तो नोट्स मैंने दिए, नोट्स को रेफर करके बताता हूँ, क्योंकि काफी स्टूडेंट फिर नोट्स को रीड करते हैं तो उन्हें कुछ चीजें अलग मिलती हैं, तो इसीलिए मैं रेफरेंस नोट्स का ही लेता हूँ। चलिए, आपके लेआउट टैब में सबसे पहले नंबर पे पेज सेटअप पढ़ा है। पेज सेटअप में क्या है, यानी पेज सेटअप आपका स्पेसिफिक पैरामीटर का सेट होता है जो कि प्रिंटेड पेज का डिस्प्ले या फिर लेआउट शामिल किया जाता है। पेज सेटअप में हमारे पृष्ठों की जो लेआउट है, यानी पेज का स्ट्रक्चर और लेआउट दोनों आप चेंज कर सकते हो। ये मैंने स्टार्टिंग डेफिनेशन में बताया था कि लेआउट ऑफ द पेज हम लेआउट टैब को डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें पहली कमांड हमारी कौन सी है? मार्जिन। व्हाट इज द मार्जिन? आखिर मार्जिन होता क्या है? मार्जिन पेज के मुख्य कंटेंट और पेज के किनारों के बीच का एरिया होता है, यानी द एरिया बिटवीन मेन कंटेंट ऑफ द पेज एंड पेज एज, पेज के कॉर्नर और पेज के कंटेंट के बीच का जो स्पेस है ना, उसे हम मार्जिन कहते हैं। मार्जिन में जो साइड है वो टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट में मार्जिन का जो स्पेस है ना, वो लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम चारों साइड सेट किया जा सकता है। मार्जिन को एक्सेस कैसे करेंगे? सबसे पहले किस में जाएंगे? सर टैब में। अब टैब में चाहे तो पेज लेआउट में चले जाओ या लेआउट में चले जाओ, बात एक ही है। पेज सेटअप में आपको मार्जिन मिलेगा, पेज सेटअप में आपको मार्जिन मिलेगा। अगर मैं प्रैक्टिकल बेस पे आपको समझाऊं, प्रैक्टिकल बेस पे, तो ये मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट लेता हूं। मैंने ये वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया, ध्यान रखना थोड़ा सा। मैंने ये वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया और मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं। मैं क्या करता हूं? का स्क्रीनशॉट लेता हूं। अगर आप स्क्रीनशॉट में जाएंगे तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब मार्जिन जो है वो चारों साइड होगा, यानी ये देखो, ये मार्जिन है, यहाँ पर ये स्पेस छूटा है, ये मार्जिन है, ये स्पेस छूटा है, ये आपका टॉप हो गया, ये लेफ्ट हो गया,
यहाँ पर ये स्पेस छूटा है तो ये राइट हो गया, यहाँ पर ये स्पेस छूटा है ये आपका टॉप हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही आपको बॉटम मिलेगा, ऐसे ही आपको बॉटम मिलेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन स्पेस एक बार, स्पेस से हम डेफिनेशन को एक बार समझ लेते हैं कि आखिर मार्जिन क्या है। देखो, ये हमारे पेज का कॉर्नर है, ये पेज का कॉर्नर है, ये पेज का कॉर्नर है, और हमारा कंटेंट यहां से लिखा जा रहा है, कंटेंट यहां से लिखा जा रहा है। तो इसके बीच का ये जो स्पेस है ना, यानी रूलर लाइन पर ये जो सैडेड एरिया नजर आ रहा है ये वाला, इसे हम मार्जिन कहते हैं। ये चारों साइड मिलेगा आपको, टॉप मिलेगा, बॉटम मिलेगा, राइट मिलेगा, लेफ्ट मिलेगा, यानी चारों साइड में मिलता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ चारों साइड का स्क्रीनशॉट लेके, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको चारों साइड कैसे है। देखो, ये देखो, आपका ये पेज का कॉर्नर है ये, और ये आपका एरिया ये वाला। तो ये जो स्पेस है ना ये वाला, इसे हम लेफ्ट मार्जिन कहते हैं। इसके अलावा ये देखो, ये एरिया है, यानी आपका ये जो एरिया ये वाला, और ये जो छोटा एरिया है यानी पूरा ये वाला आगे तक, तो ये हमारा टॉप मार्जिन है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं, दूसरी डायरेक्शन में, जैसे अगर मैं इधर ले जाऊं, तो ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये पूरा का पूरा, ये आपका राइट मार्जिन है। कैसा है? राइट वाला। इसी प्रकार अगर मैं बॉटम आपको दिखाऊं, बॉटम में, तो बॉटम में हमें कुछ ऐसा नजर आता है। ये देखो, बॉटम में ये नजर आ रहा है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। इसके नीचे ये एज है, और ये बीच का जो एरिया है इसे हम मार्जिन कहते हैं। यानी अगर आप मार्जिन की थोड़ी सी साइड बनाओगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका ये पेज है, ये मैंने पेज बना दिया A4 साइज का, ये पेज बना दिया A4 साइज का, इसमें ये जो आपका साइज छोड़ा जाता है ऊपर वाला, तो इसे टॉप मार्जिन कहते हैं। ये जो नीचे छोड़ा जाता है इसे हम बॉटम मार्जिन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो एरिया छोड़ा जाता है इसे हम लेफ्ट, और ये एरिया जो छोड़ा जाता है इसे हम राइट। अब इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये हमारा वर्किंग एरिया या फिर कंटेंट एरिया होता है, जहाँ पर हम बॉडी टेस्ट को लिखते हैं। अब अगर हम इनके टाइप की बात करें कि हमें कौन कौन से मार्जिन यूज करने होते हैं, तो उनके लिए हमें इन मार्जिन पर अगेन आना होगा, जहां से हमें इनके चारों साइड मिल जाएंगी, क्योंकि मार्जिन चार है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। चलिए, तो स्टार्टिंग में हम बात करते हैं डिफॉल्ट केस की। तो डिफॉल्ट मार्जिन कौन सा है? सर डिफॉल्ट मार्जिन है नॉर्मल। कौन सा मार्जिन है? नॉर्मल। तो जो नॉर्मल मार्जिन होता है वो, चाहे तो आप टॉप में जाओ, बॉटम में जाओ, लेफ्ट में जाओ, या फिर राइट में जाओ, इसका जो मेजरमेंट है वो 1 इंच के बराबर होता है। यानी नॉर्मल मार्जिन में चारों साइड, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, 1 इंच के बराबर होगा। अगर आप नैरो में जाती हैं, नैरो में, ये आपका नैरो, नैरो में टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ये चीज आप लिखिएगा अपनी नोटबुक में। इसका जो मेजरमेंट साइज है वो आधे इंच के बराबर होता है। ये आप लिख लीजिए, ये जो मैं अभी आपको लिखा रहा हूं इसे लिख लीजिए। अगर हम मेजरमेंट यूनिट की बात करें, तो आपका जो मार्जिन है, मार्जिन के लिए मेजरमेंट यूनिट दो यूज की जाती हैं। एक तो मेजरमेंट यूनिट आपकी इंच होती है,
और दूसरी आपकी सेंटीमीटर होती है। यानी दो मेजरमेंट यूनिट यूज होंगी। अगर दोनों का कंपैरिजन करोगे तो 1 इंच बराबर क्या करोगे, यानी 1 इंच बराबर जो सेंटीमीटर में होता है 2.54 सेंटीमीटर होगा। अगर पूछा जाए कि आधा इंच क्या होता है, आधा इंच क्या होता है सर, 1.27 सेंटीमीटर होगा। नहीं शिवम, देखो मैंने ये साइज पता है, नॉर्मल और नैरो में चारों साइड इक्वल है, लेकिन इनका मेजरमेंट जरूरी है, इसीलिए मैंने सेपरेट लिखा है। ठीक है, तो आपको डिफॉल्ट पता चल गया, नैरो पता चल गया। अब नैरो क्यों बताया कि नैरो डिफॉल्ट से अलग है, नैरो डिफॉल्ट से अलग है। अगर हम बाकी मार्जिन की बात करें, बाकी मार्जिन में देखो, अगर मैं लिखूं यहां पर, तो बाकी मार्जिन में हमारा मॉडिड आता है, हमारा मॉडिड आता है सर, वाइड मिलेगा सर, मिरर मिलेगा, 2003 मिलेगा। ठीक है, ये चारों मार्जिन हमारे बाकी हैं, रिमेन है। यानी नैरो को छोड़कर, चाहे कोई भी मार्जिन ले लो, नैरो को छोड़कर सभी मार्जिन का जो साइज है ना, सभी मार्जिन टॉप एंड बॉटम 1 इंच के बराबर होगा। क्या बोला मैंने, नैरो को छोड़कर जितने भी मार्जिन है, चाहे तो नॉर्मल की बात करो, मॉडरेट की बात करो, वाइड की बात करो, मिरर की बात करो, आप 2003 की बात करो, इनमें टॉप एंड बॉटम हमेशा 1 इंच रहता है। अब जो भी चेंजेस आएंगे इन मार्जिन में, वो लेफ्ट एंड राइट के अंदर ही आएंगे। अगर मैं मॉडरेट की बात करूं, मॉडरेट में ये रहा मॉडरेट, अगर इस मॉडरेट में आप जाते हैं तो जो भी परिवर्तन आएगा वो लेफ्ट एंड राइट में आएगा। तो लेफ्ट एंड राइट आपका 0 पॉइंट कितना, 0.75 इंच के बराबर होता है, सॉरी इंच के, सेंटीमीटर लिखोगे तो 1.91 सेंटीमीटर होता है। वहीं अगर मैं वाइड की बात करूं, मैंने आपको बताया था नैरो को छोड़कर बाकी सारे टॉप एंड बॉटम 1 इंच होंगे। अब वाइड में जो भी परिवर्तन आएगा वो लेफ्ट एंड राइट में ही आएगा, तो इसमें 2 इंच, वाइड मतलब चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो 2 इंच होगा। अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर में सिर्फ एक ही परिवर्तन होता है, वो भी लेफ्ट, जिसे हम इनसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनसाइड। पहली बात तो ये, मिरर एक ऐसा मार्जिन है जिसमें लेफ्ट एंड राइट का नाम इनसाइड और आउटसाइड हो जाता है। जो भी परिवर्तन आता है वो इनसाइड में आएगा, और इनसाइड आपका 1.25 इंच के बराबर होगा, 1.25 इंच के बराबर। और 2003 जो आपका मार्जिन है वो हमारा सिमिलर होता है मिरर मार्जिन के, यानी 1.25 इंच के बराबर हो जाएगा। क्या समझे आप, यानी नॉर्मल की चारों साइड 1 इंच, नैरो की चारों साइड हमारी आधा इंच। अब नैरो को छोड़कर जितने भी मार्जिन है, कोई भी हो, सबकी टॉप एंड बॉटम 1 इंच होगा। अब जो भी परिवर्तन आएगा वो आएगा लेफ्ट एंड राइट में। मॉडरेट का जो लेफ्ट एंड राइट है वो 0.75 इंच, वाइट का डबल यानी 2 इंच हो जाता है। और मिरर में सिर्फ एक ही मार्जिन बदलता है, वो भी इनसाइड वाला, जो 1.25 इंच हो जाएगा, और यही हमारा होगा 2003 का। ठीक है, इसके अलावा बचे आपके दो, यानी एक
लास्ट कस्टम सेटिंग है। और नेस्टेड कस्टम यानी आप अपने तरीके से मार्जिन को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने तरीके से, यानी आपको ये साइज नहीं चाहिए। जैसे सपोज दैट यहाँ पर बोला है कि लेफ्ट एंड राइट का 2 इंच होगा तो आप वाइड कर लो, आपको 3 इंच चाहिए, फिर क्या करोगे? तो उसके लिए आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टम मार्जिन का यूज करेंगे। ये जितने भी मैंने अभी आपको टर्म बताए, इन सब पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, सब में पूछा है, चाहे वो कस्टम मार्जिन हो, लास्ट कस्टम सेटिंग हो, नॉर्मल हो, नैरो हो, वाइड, मॉडरेट, मिरर, 2003 सब पर क्वेश्चन पूछा है। मेजरमेंट यूनिट पर भी पूछा है, उनके कन्वर्जन पे भी पूछा है, यानी हर एक टर्म एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, कैसे? जब हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, मैंने ओपन कर लिया, जब हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो हमें पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में ये देखो, एक मिनट यार, स्क्रीनशॉट क्यों नहीं आ रहा, स्क्रीनशॉट क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट। जब हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, ध्यान से देखना, जब हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो ओपन करते ही हमारा कौन सा मार्जिन हाईलाइट होता है, यानी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, मैंने ओपन कर लिया, अब कौन सा मार्जिन हाईलाइट होके आएगा, तो आपको हाईलाइट नजर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन सा हाईलाइट होता है, करके बताएंगे, शिवम सबका बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये इसी मार्जिन में आपको गटर और गटर की पोजीशन भी नजर आ रही है, उनको हमें पढ़ना होगा। बता दीजिए कि जब पेज सेटअप को ओपन करेंगे तो हमारा कर्सर कौन से मार्जिन में हाईलाइट होता है? टॉप, बिल्कुल सही बात है, यानी डिफॉल्ट रूप से आपका कर्सर टॉप में आता है, सबसे पहले आप टॉप को ही चेंज करेंगे, ठीक है। चलो अब गटर को पढ़ते हैं एक बार कि व्हाट इज द गटर, आखिर ये गटर होता क्या, इसीलिए अगली कमांड आ जाती है गटर। गटर मार्जिन एड एक्स्ट्रा स्पेस टू अ मार्जिन, यानी मार्जिन के अंदर अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो उसे हम गटर मार्जिन कहते हैं। गटर मार्जिन यह सुनिश्चित करता है कि टेस्ट बाइंडिंग द्वारा अस्पष्ट नहीं होगा। सर ये समझ में नहीं आया, जैसे सपोज दैट आपके पास कोई बुक है, मेरे पास ये वाली बुक है, ठीक है ना, इस डॉक्यूमेंट में आपका कंटेंट, जैसे मार्जिन आपके में सेट है, अगर आप बाइंड कराते हैं, इस बुक को बाइंड कराएंगे तो इसमें बाइंड में आपका कोई कंटेंट हमारे बाइंडिंग में ना जाए, इसीलिए हम गटर के लिए एक्स्ट्रा पोजीशन देते हैं। अब गटर की पोजीशन मोस्ट ऑफ द केस में 2 ही होती हैं, क्यों? क्योंकि आपने नोटिस किया हो, आपकी किताब या तो आप ऐसे ओपन करेंगे तो गटर की पोजीशन ये देखो, ये कौन सी है सर? लेफ्ट साइड है, तो या तो लेफ्ट से ही ओपन होगा, या फिर आपने नोटिस किया हो कि काफी वो काफी ऐसे ओपन होती है, तो यानी गटर की पोजीशन 2 होती है, एक तो लेफ्ट होती है और दूसरी आपकी हमारी टॉप होती है, 2 ही पोजीशन होंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में आपकी बुक ऐसे ही ओपन होती है, इसीलिए गटर की पोजीशन हम 2 लगाएंगे, लेफ्ट लगाएंगे, टॉप लगाएंगे। इसके अलावा राइट और अगर बॉटम आता है, सेंटर आता है, तो आप उसे एलिमिनेट कर देंगे। अब अगर लेफ्ट है तो आपको एक चीज याद होगी कि मिरर में, किसमें? मिरर में इस लेफ्ट मार्जिन का नाम
क्या हो जाता है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं चाहता हूं कि मिरर मार्जिन के अंदर लेफ्ट एंड राइट का नाम चेंज हो जाता है, लेकिन लेफ्ट का नाम क्या रहता है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी बुकलेट प्रिंटिंग के बारे में हम वापस आएंगे अभी। बुकलेट प्रिंटिंग के बाद हम वापस आएंगे। बुकलेट प्रिंटिंग क्या होती है, बुकलेट प्रिंटिंग भी आपको बता देता हूँ, चलिए क्योंकि आ गया तो पढ़ ही लेते हैं। बुकलेट प्रिंटिंग में क्या होता है, बुकलेट कागज की सीट पर पृष्ठों को यानी हमारे डॉक्यूमेंट के पेजेस को व्यवस्थित करने का एक तरीका होता है। कैसे सेट करेंगे इसे सर, ये सबसे पहले तो आप लेआउट टैब में जाओ, ठीक है, फिर पेज सेटअप डायलॉग्स को लॉन्च करो। जैसे ही पेज सेटअप डायलॉग्स आप लॉन्च करेंगे तो पेज सेटअप डायलॉग्स में आपके पास 3 टैब निकल के आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पेज सेटअप डायलॉग्स है, इसमें आपको 3 टैब नजर आ रहे हैं। कौन कौन से सर, मार्जिन्स है, पेपर है और लेआउट है। तो हमें मार्जिन टैब के अंदर जाना होगा, पेज सेटअप के अंदर, ठीक है। मार्जिन के बाद आप आगे जाओगे तो अगला स्टेप मिलेगा हमें मार्जिन टैब के अंदर मल्टीपल पेजेस में बुक फोल्ड को सेलेक्ट करना होगा। किसको, बुक फोल्ड को। चलिए, तो यहां से अगर आप देखें तो यहां जैसे मैं आगे जाऊं तो यहां पर हमें जो टैब मिल रहे हैं मतलब जो मार्जिन टैब में जो ग्रुप मिल रहे हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे तो आपको ये मार्जिन आ रहा है, फिर आपका ओरिएंटेशन आ रहा है, लेकिन हमें जाना कहाँ पर है हमें जाना है पेजेस में। कहाँ पे जाना है, पेजेस में जाना है, और पेजेस में से हमें मल्टीपल पेजेस में बुक फोल्ड का सिलेक्शन करना है। किसका, बुक फोल्ड का सिलेक्शन करना। तो यहां से अगर आप देखें तो मल्टीपल पेजेस में डिफॉल्ट रूप से आपकी नॉर्मल कमांड रहती है, लेकिन टोटल कमांड आपकी 4 होती है। कितनी होती है, 4। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमारे पेज सेटअप के अंदर जो मार्जिन टैब है उसके पेजेस ग्रुप में मल्टीपल पेजेस में कितनी कमांड्स हैं सर, 4 हैं। कौन कौन सी हैं, वैलिड इनवैलिड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इन चारों का एक बार नाम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कमांड आती है। मैंने आपके नोट्स में ये सारी कमांड का नाम भी दिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा आपका डॉक्यूमेंट। अगर आप यहाँ पे देखें मल्टीपल पेजेस, ये कमांड है आपकी। नॉर्मल डिफॉल्ट थी, मिरर मार्जिन आता है, 2 पेज पर सीट आता है, और बुक फोल्ड आता है। बुक फोल्ड से पर सीट पर यानी पर बुकलेट सीट पर आपके 4 के मल्टीपल में पेजेस आते हैं। 4 के मल्टीपल में 4, 8, 16, 12 मल्टीपल में लेंगे, करेंगे ना। कैसे कर लेंगे ये देखो, मैंने सेलेक्ट किया, बुक फोल्ड किया, यहाँ पर देखो 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं सारे पेजेस। 4 के मल्टीपल में पेजेस आपके सेट होते हैं सीट पर बुकलेट। चलिए, मैंने पूछा था कि हमारे मिरर मार्जिन में लेफ्ट का नाम क्या है, इनसाइड। बिल्कुल करेक्ट बोला था आपने, इनसाइड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे आपको और बताता हूं, ये प्रैक्टिकल पूछा गया है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि हमारा पेज सेटअप, जो पेज सेटअप है, पेज सेटअप का जो मार्जिन टैब है, कौन सा मार्जिन टैब है, इसे कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ग्रुप कौन कौन से हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहला ग्रुप तो मार्जिन्स है, आपका ओरिएंटेशन है। कितने ग्रुप हो गए सर, 2 हो गए। कितने हो गए, 2। आगे जाओ, फिर आपका पेजेस है, क्या है सर, पेजेस है और प्रीव्यू है। यानी मार्जिन टैब को 4 ग्रुप में डिवाइड, चारों के नाम जरूरी हैं क्योंकि 4, 10, 2, 4 कितने होते हैं ये तो आप क्वेश्चन से भी पता कर लोगे जब आंसर पता चल जाएगा, लेकिन अगले स्टेप के लिए आपको उनके नाम जरूरी है। अब मार्जिन के बाद अगर आप दूसरी कमांड की बात करेंगे तो दूसरा कमांड हमें मिलता है ओरिएंटेशन। क्या है,
ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कितने होते हैं सर? 2 होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये जो पोर्ट्रेट है ये हमारा डिफॉल्ट होता है। क्या होता है सर? ये डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। पोर्ट्रेट में पेज जो है ना वो ऐसे लंबा खड़ा नजर आता है, इसे हम वर्टिकल भी कहते हैं। और अगर आप लैंडस्केप की बात करें तो लैंडस्केप में पेज कुछ ऐसा नजर आता है जिसे हम हॉरिजेंटल कहते हैं। अब इनमें कॉमन समानताएं क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन किस बेस पे आते हैं उसकी हम बात करते हैं। देखो अगर ये हमारा कौन सा है सर? ये पोर्ट्रेट है, ये हमारा लैंडस्केप है। ठीक है, ये लैंडस्केप हो गया, ये हमारा पोर्ट्रेट हो गया। पेज में ये ये होती है चौड़ाई, यानी ये क्या है सर? चौड़ाई। और ये जो है वो ऊंचाई है। इसी प्रकार लैंडस्केप में ये क्या हुई सर? चौड़ाई। और ये क्या हुई सर? ऊंचाई। यानी पेज में आपको 2 ही चीजें मिलेंगी, एक ऊंचाई इसे हाइट कहेंगे और दूसरा चौड़ाई। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के अंदर चौड़ाई ऊंचाई से कैसी होती है, या फिर पोर्ट्रेट में हमारी ऊंचाई चौड़ाई से कैसी होती है। चौड़ाई ऊंचाई दोनों का कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के लिए आपको ये फिगर जरूरी है। जब तक आप फिगर नहीं बनाओगे तब तक आप श्योर नहीं बता पाओगे कि किसमें कितनी लंबाई या चौड़ाई ज्यादा होती है। कुछ आया समझ में? यानी अगर मैं पोर्ट्रेट में बोलूं तो ऊंचाई तो ज्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी। अगर आप लैंडस्केप में जाते हैं तो चौड़ाई कैसी होगी? ज्यादा होगी और ऊंचाई कम होगी। ये कंपैरिजन है, लेकिन इसे याद करो तो ये सही तरीका नहीं है। इसी प्रकार फिगर बनाइए, यही एक सबसे बेस्ट तरीका है। तो नाम, डेफिनेशन सबकी हमने बात कर ली, हमने पेजेस ग्रुप की भी बात कर ली। अब लास्ट ग्रुप की बात करते हैं जिसका नाम है प्रीव्यू। क्या है? प्रीव्यू। प्रीव्यू में क्या है? यानी जो भी आप चेंजेस करेंगे, जो भी परिवर्तन करेंगे, चाहे तो मार्जिन चेंज करें चाहे ओरिएंटेशन चेंज करें, सबका प्रीव्यू आपको यहीं पर मिलेगा। लेकिन इसी प्रीव्यू के अंदर एक कमांड आपको मिलती है जिसका नाम अप्लाई टू है। अप्लाई टू में मोस्ट ऑफ द केस में आपको 2 कमांड मिलती हैं। पहला होल डॉक्यूमेंट जो कि डिफॉल्ट होता है, दूसरा होता है दिस पॉइंट फॉरवर्ड। दिस पॉइंट फॉरवर्ड यानी पूछा जाए कि अप्लाई टू में कितनी कमांड है? 2। डिफॉल्ट रूप से होल डॉक्यूमेंट आएगा और दूसरी कमांड रहती दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अगर दोनों को मैं आपको समझाऊं तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे होल डॉक्यूमेंट तो समझ में आ रहा है कि पूरा डॉक्यूमेंट, लेकिन दिस पॉइंट फॉरवर्ड अगर इसे आप हिंदी ट्रांसलेट करें तो आपको समझ में आएगा कि दिस पॉइंट यानी जहां पर आपका कर्सर है उसके बाद से कंटेंट चेंज होगा। यानी अप्लाई टू का मतलब है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट के पेजेस में चेंज कर रहे हैं, चाहे तो मार्जिन, चाहे पेज का साइज, ओरिएंटेशन, ब्रेक्स, कॉलम, जो भी लगा रहे हैं ना, वो दिस पॉइंट फॉरवर्ड से मतलब आगे की तरफ चेंज हो। और होल डॉक्यूमेंट का मतलब है पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई की होता है, दोनों का मतलब। यानी आपने मार्जिन चेंज किया तो होल डॉक्यूमेंट है तो मार्जिन पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई होगा। अगर दिस पॉइंट फॉरवर्ड सेट है तो जहां पर आपका कर्सर उसके आगे की जो पोजीशन है वहां से वो परिवर्तन अप्लाई होगा। ये होता है अप्लाई टू। तो पेज सेटअप के अंदर हमने एक ग्रुप को तो बहुत अच्छे से समझ लिया जिसका नाम है मार्जिन। अगर मैं दूसरे ग्रुप की बात करूं तो दूसरा हमारा जो टैब है ना, ये दूसरा टैब पेज सेटअप के अंदर पेपर्स है। क्या है? पेपर्स और लेआउट। चलिए इनको भी एक बार देख लेते हैं जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएंगे। चलिए तो उनके लिए मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूं इनका, फिर आपको समझ में आएगा
कि स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपने कैसे समझा। जस्ट वेट करिएगा। मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं तभी आपको बेटर समझ में आएगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। दूसरा साइज हमारा, दूसरा टैब है पेज सेटअप के अंदर, पेपर्स। अगर आप पेपर में देखेंगे तो पेपर में पेपर का साइज आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइज हमारा डिफॉल्ट कौन सा होता है? अगर आपको याद हो तो मैंने डिफॉल्ट पेज साइज आपको पढ़ाया था। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए कि डिफॉल्ट पेज साइज आपने कौन सा पढ़ा था। पेज में जो परिवर्तन करोगे वो आप चौड़ाई या फिर ऊंचाई दोनों में करोगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। अगर आप लेआउट में भी जाओगे तो लेआउट में वही तरीका है, यानी आप सेक्शन लगाना चाहते हैं जस्ट लाइक मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं, फिर आपको और समझ में आएगा। अगर आप लेआउट में जाओगे तो लेआउट में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो सेक्शंस, अभी हम सेक्शंस की बात करेंगे। हेडर एंड फुटर दोनों पढ़ चुके हैं। पहले पेज पे लगाना ऑड और इवन, यानी हेडर फुटर की सेटिंग हम लेआउट टैब के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इस सेक्शन की अभी हम बात करेंगे। सेक्शन यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो मतलब सेक्शन में आपके पास कंटिन्यूअस मिल रहा है, न्यू पेज मिल रहा है, इवन मिल रहा है, ऑड मिल रहा है, न्यू कॉलम मिल रहा है। ये वो है जहां से आप सेक्शन ब्रेक करेंगे। डिफॉल्ट साइज A4 नहीं होता, डिफॉल्ट साइज आपका पेपर का लेटर होता है। क्या होता है? लेटर। ये चीज आपने नहीं बता पाई, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपको समझाया था, MS ऑफिस में भी बताया था, 2 जगह बताया। चलिए, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं। अब आपने देख लिया, देखो आपने क्या क्या पढ़ लिया। आपने ओरिएंटेशन पढ़ लिया। ये जो साइज है ना, इससे हम पेपर का साइज चेंज करते हैं, पेज साइज भी बोलते हैं। कॉलम्स रह गए हैं, ब्रेक्स, लाइन नंबर, हाइपरनेशन, वन बाय वन बात करते हैं। एक बार डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या चीज होगी, क्या रह गई है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, ओरिएंटेशन तो हम दोनों को पढ़ चुके हैं। पोर्ट्रेट जिसे हम वर्टिकल कहते हैं और लैंडस्केप जिसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है। अब डिफॉल्ट रूप से हमारा ये पोर्ट्रेट आता है, ये मैंने आपको बताया था, ये हमारा डिफॉल्ट रहता है। आगे जाएं तो आगे जाने पर हमें साइज कमांड मिलती है। साइज में हम पेज का साइज चेंज करते हैं। पेज का साइज लिखा भी है कि वर्ड में डिफॉल्ट पेज साइज हमारा लेटर रहता है, और लेटर में ये लेटर का साइज लिखा हुआ है। तो जो 8.5 है ना, ये हमारी विड्थ है, 11 इंच हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। यानी पेपर या सीट के साइज को जो प्रिंटिंग के लिए हम यूज करते हैं उसे पेपर साइज कहते हैं। और पेपर साइज में दो चीजें होती हैं, चौड़ाई और ऊंचाई। मैंने लेटर की चौड़ाई और ऊंचाई बता दी। ऊंचाई होगी 8.5, सॉरी चौड़ाई होगी 8.5। क्यों? क्योंकि लेटर हमारा पोर्ट्रेट में होता है मोस्ट ऑफ द केस में, तो उसे हम लंबाई हमारी, सॉरी ऊंचाई ज्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी। अब आपके लिए एक होमवर्क टास्क है, यानी आपको मेजरमेंट यूनिट, मैंने आपको बताया था मेजरमेंट यूनिट, चाहे तो आप पेपर साइज की बात करें, पेज साइज की बात करें, मार्जिन की बात करें, कॉलम ब्रेक की बात करें, तो ये इंच और सेंटीमीटर दोनों में कन्वर्ट होते हैं। ये भी बताया था कि 1 इंच बराबर कितना होता है सर? 2.54 सेंटीमीटर होता है। आप इसे अपने डॉक्यूमेंट में और लिख सकते हैं कि आधा इंच बराबर 1.27 सेंटीमीटर होता है। करना क्या है आपको, अगर आप पेज साइज की बात करें तो जो पेज का साइज हम यूज करते हैं, अगर आप जैसे पेज के साइज पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल पेज के साइज नजर आएंगे, मल्टीपल पेज के साइज नजर आएंगे। जैसे हमने मार्जिन पढ़े थे ना, नॉर्मल, नैरो, वाइड,
ऐसे ही पेज में जब जाते हैं तो वहां पर आपको मल्टीपल साइज नजर आते हैं। लेटर, ये कौन सा है? लेटर, टेबुलाइट, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, ये वो पेपर के साइज हैं जो हमें देखने के लिए मिलेंगे। ये देखो A4 है, V4 है, V5 है, एनवलप है, एनवलप मोनार्च है। अब सर ये क्यों जरूरी है? ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में वैलिड और इनवैलिड केस का भी फंडा रहता है। वैलिड और इनवैलिड केस का भी फंडा रहता है, इसीलिए इन पेपर के साइज के नाम जरूरी है। एक बार फिर से रिपीट करिए। लेटर, टेबुलाइट, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, B4, V5, A3, A4, V4, V5। तो ये वो साइज है। लेकिन आपके लिए होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि मैंने यहाँ पर पेज के साइज को इंच में लिख दिया है, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इंच की वैल्यू हमने सेंटीमीटर में आपको प्रोवाइड कर रखी है। यानी 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर ये देखो 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई करेगा, 7 मल्टीप्लाई 2.54 सेंटीमीटर, जो भी आएगा ना इनको लगभग लगभग 15 कुछ आएगा, 15 या 16 के लगभग आ सकता है। आई थिंक ज़्यादा आएगा, 21 के समथिंग आएगा, 21 के समथिंग यहाँ पर आपको मिलेगा, 21 के समथिंग। ठीक है ना? तो मल्टीप्लाई में अब जो आपका ये हाइट है ना, हाइट का भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इंच में है, आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो 2.54 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर लेजर, टेबुलाइट, स्टेटमेंट, A4, इन सबको आप कस्टमाइज करोगे इन सेंटीमीटर। ठीक है, कर लोगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली कमांड है हमारा कॉलम्स। क्या है? कॉलम्स। कॉलम, आप अपनी नोटबुक में कॉलम के आगे न्यूज़पेपर लिख लो। क्या लिखो? न्यूज़पेपर। यानी कॉलम्स का यूज किया जाता है न्यूज़पेपर बनाने के लिए। यानी अगर आप न्यूज़पेपर बना रहे हैं तो न्यूज़पेपर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे MS वर्ड में वो कॉलम्स है, क्योंकि हमारे न्यूज़पेपर में कॉलम्स ही लिखे रहते हैं। तो कॉलम्स मतलब हमें अपने पेज को अगर कॉलम में डिवाइड करना है, और कॉलम डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ती है? मोस्ट ऑफ द केस में डेस्कटॉप पब्लिकेशन या फिर न्यूज़पेपर के लिए। एक चीज और लिख लो कि कॉलम्स जब आप डिवाइड करोगे तो आपके MS वर्ड का एक पेज या डॉक्यूमेंट हमारा मिनिमम या सॉरी मैक्सिमम 13 कॉलम तक आप बना डिवाइड कर सकते हो, और मिनिमम जो कॉलम रहता है वो 0 रहता, 0 नहीं सॉरी 1 रहता है। यानी हमारा पेज मिनिमम रूप से एक कॉलम में डिवाइड रहता है, जो कि डिफॉल्ट है। बाकी 13 कॉलम तक आप डिवाइड कर सकते हो पेज को। जब हम कॉलम्स की बात करते हैं तो कॉलम में हमारे साइज भी, स्पेस भी रहते हैं। मिनिमम जो डिफॉल्ट स्पेस है वो 0.5 इंच होता है, और मिनिमम स्पेस आप 0 लगा सकते हैं। कॉलम को ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की है वो कंट्रोल शिफ्ट इंटर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कंट्रोल इंटर से हमारा पेज ब्रेक होता है, कंट्रोल इंटर से पेज ब्रेक होता है। अगर आप शिफ्ट लगा दें तो आपका कॉलम ब्रेक हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट इंटर से। अब हमें क्या करना है? कॉलम ब्रेक के कुछ ऑपरेशन देखने, जैसे हम कॉलम को कैसे ऐड या रिमूव करते हैं, और कॉलम ब्रेक्स कैसे ऐड या रिमूव करते हैं, दोनों चीजों की बात। ठीक है, चलिए। तो डिफॉल्ट रूप से हमारा पेज एक कॉलम में डिवाइड रहता है, इसे हम 2 कॉलम, 4 कॉलम, जितने भी कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कॉलम के जब ड्रॉप डाउन मेनू पर जाते हैं, क्या बोला मैंने? कॉलम के जब हम ड्रॉप डाउन मेनू पर जाते हैं तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉलम के ड्रॉप डाउन मेनू पर आपको कौन कौन सी या फिर कितनी कमांड मिलती है। जैसे मैंने कॉलम के ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक किया
तो हमारी जो कमांड आएंगी उनमें 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 लेफ्ट, राइट एंड मोर कॉलम्स हैं। तो इनके नाम जरूरी हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉलम डिफॉल्ट एक ही रहता है और 1 कॉलम आपका डिफॉल्ट है, लेकिन इसके अलावा कॉलम के ड्रॉप डाउन मेन्यू को आप 2 कॉलम मतलब अपने पेज को 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, लेफ्ट, राइट या फिर मोर। मोर का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर हम अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पर तो 3 है, मुझे पेज को 7 कॉलम में ब्रेक करना है, तो कैसे सर? वो कस्टमाइज होगा, यानी हम किसी भी चीज को अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कस्टमाइज चलता है। तो यहाँ पर कस्टम कॉलम नहीं है, मोर कॉलम। ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हम पेज मतलब एमएस वर्ड के पेज को अपने हिसाब से कॉलम में ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए किस कमांड को हम एक्सेस करेंगे? सर मोर कॉलम को करते हैं। चलिए, तो मोर कॉलम आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर जब हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम में कुछ नाम आपको अलग नजर आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर 2 नाम कुछ अलग मिल गए, जिसमें हमारा लेफ्ट है और राइट है। अगर आप लेफ्ट और राइट को ध्यान से देखेंगे, किसको? अगर आप लेफ्ट और राइट को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ सिमिलर चीजें मिलेंगी। तो ये मैंने लेफ्ट राइट को हाईलाइट कर दिया, यानी लेफ्ट राइट कॉलम में क्या होता है कि हमारा पेज 2 कॉलम में ब्रेक होता है। अगर आप इनके आइकॉन को अगर आप देख रहे हो तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि लेफ्ट राइट कॉलम में हमारा पेज 2 कॉलम में ब्रेक होता है। समझ में आया? चलिए, दूसरा पॉइंट यहीं से बनता है कि हमारे पेज में जो 2 कॉलम डिवाइड होते हैं, जैसे ये हमारा कॉलम नंबर 1 है, ये हमारा कॉलम नंबर 2 है। इसी प्रकार राइट में ये कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर हमारा कौन सा है? सेकंड है। अब इनमें क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे हम ओरिएंटेशन में आपको एक चीज बताई थी, ओरिएंटेशन, जैसे ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ये पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट में ये वाइड है, सॉरी ये हमारा ब्रेथ है, ये हाइट है। जैसे हमारे पोर्ट्रेट में पूछा जाता था कि जो चौड़ाई है वो ऊंचाई से कैसी है, तो ऐसे ही हमारे कॉलम ब्रेक में ये पूछा जाता है कि जब कॉलम ब्रेक में हम लेफ्ट कॉलम लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं? लेफ्ट कॉलम लगाते हैं, तो पहला कॉलम दूसरे कॉलम से कैसा होता है, या फिर दूसरा कॉलम पहले कॉलम से कैसा है, पहला कॉलम दूसरे कॉलम से छोटा है, बड़ा है, लंबा है, बराबर है, कैसा है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। यानी जब हम लेफ्ट कॉलम ब्रेक लगाएंगे तो पहला कॉलम दूसरे कॉलम से कैसा है? बराबर है, बड़ा है, छोटा है या फिर ऊंचा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं फिर से बोलता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। यानी लेफ्ट कॉलम ब्रेक में पहला कॉलम दूसरे कॉलम से कैसा है? बड़ा है, बराबर है, छोटा है, चौथा ऑप्शन अपने हिसाब से। इसी प्रकार आप राइट में बता सकते हैं। राइट में ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, तो पहला कॉलम दूसरे कॉलम से कैसा है? तो लेफ्ट में आ रहा है कि सर पहला कॉलम ये दूसरे कॉलम से स्मॉल है। इसी प्रकार राइट में पहला कॉलम आपका कैसा है? सर लार्ज है, बड़ा है। अब ये चीज आपको डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगी, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे, हो सकता है उसमें भी ना मिले, लेकिन ये है प्रैक्टिकल चीज। ये जितना ज्यादा आप चीजों को देखोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है उन्हें लिखना जरूर, ठीक है? तो लेफ्ट में अब इसे याद नहीं करना, सर आपने इतनी इंपॉर्टेंट थी तो लिखाई क्यों नहीं? भाई लिखाई इसलिए नहीं क्योंकि ये लिखने से याद नहीं होता, ये आपको बनाने पड़ते हैं। जैसे एग्जाम में अगर पूछा, जैसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लैंडस्केप पेज है ना, इसमें
चौड़ाई ऊंचाई से कैसी है, तो चौड़ाई आप बनाइए, ये चौड़ाई है, ऊंचाई से आप बोलोगे सर बड़ी है, क्यों, क्योंकि आपने देख के ही बताया। इसी प्रकार अगर पूछा जाए कि आपके कॉलम ब्रेक में जैसे लेफ्ट बनाया, तो लेफ्ट में आपको पता है कि पहला कॉलम कुछ ऐसा होता है और दूसरा कॉलम कुछ ऐसा होता है। अब पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, अब इन दोनों में कंपैरिजन आप आराम से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपने देखा है, बनाया है, इसीलिए। बाकी मैं कितना भी लिखा दूं फिर वो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कॉलम ब्रेक हो जाता है यहाँ पर। बाकी कॉलम ब्रेक का एक डायलॉग बॉक्स भी है, अगर आप उसे देखेंगे तो और कुछ भी समझ में आएगा। ये देखो कॉलम ब्रेक का ये डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कॉलम ब्रेक 1 जो कि डिफॉल्ट है, 2 3 लेफ्ट एंड राइट ये हमने देख ही लिए। बाकी नंबर ऑफ कॉलम जो मैंने आपको बताया था कि 13 कॉलम्स तक आप पेज को डिवाइड कर सकते हैं, और कॉलम का जो स्पेस है ना वो डिफॉल्ट हमारा रहता है 0.5, मिनिमम आधा इंच सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज और नजर आ रही होगी, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक चीज ये है कि अप्लाई टू है, अप्लाई टू में हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, होल डॉक्यूमेंट और दिस पॉइंट फॉरवर्ड। क्यों, क्योंकि दिस पॉइंट फॉरवर्ड मतलब आगे का सेक्शन, यही सारी चीजें, और ये हर एक डायलॉग बॉक्स में आपको चीजें नजर आएंगी, ठीक है। चलिए डॉक्यूमेंट में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कॉलम ब्रेक कंप्लीट हो, और कॉलम को ऐड एंड रिमूव कैसे करते हैं वो भी देख लो भाई। जैसे ये कॉलम है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 3 में, तो अभी आप पेज को अगर ध्यान से देखें तो 3 पेज में आपका डॉक्यूमेंट ब्रेक है, 3 पेज में आपका डॉक्यूमेंट है, और तीनों में अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों में आप खुद ही समझ जाएंगे। जैसे मैंने कंटेंट यहाँ पर रखा, मैंने कंटेंट यहाँ पर रखा, अब आप देख रहे हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट में तीनों जगह कंटेंट आ रहा है। ये देखो ये मेरा पहला कॉलम है, यहाँ पर आपको कॉलम, ये रूलर लाइन पर आपको कॉलम नजर आते हैं, ये देखो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। अब आप अपने हिसाब से करिए, जितने भी कॉलम ब्रेक करने वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन कॉलम ब्रेक के लिए आपने एक शॉर्टकट की जरूर पड़ी है, ये कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। इससे क्या होगा, जैसे सपोज दैट आपका कर्सर कॉलम 1 में है, आप कॉलम 2 में जाना चाहते हो तो आप मूव करा सकते हो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है कॉलम ब्रेक हमारा फिनिश। अगली कमांड है हमारे पास कौन सी, सर, ब्रेक्स। अगली कमांड है ब्रेक्स हाइपरनेशन। पहले हम हाइपरनेशन को समझ लेते हैं। देखो हाइपरनेशन का मतलब है कि आपने कोई कंटेंट लिखा, जैसे हाइपरनेशन को आप ऐसे लिखिएगा अपने डॉक्यूमेंट में, यस, यानी अगर कोई वर्ड के कुछ, कोई वर्ड आप लिखते हैं, अगर उस वर्ड की कुछ कैरेक्टर आपके मार्जिन में सेट हो सकते हैं, तो बचे कैरेक्टर हमारे दूसरी लाइन में चले जाते हैं, और हाइपरनेशन को लिखने का तरीका ये होता है। यानी पूरा वर्ड हाइपरनेशन था, लेकिन आपकी मार्जिन में इतने ही लेटर सेट हो सकते थे, तो वो लिखे, बाकी लेटर दूसरी लाइन में चले गए, तो ये हाइपरनेशन की डेफिनेशन है। लाइन नंबर क्या है, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखे हुए कंटेंट की, जैसे पैराग्राफ पेज नंबर नहीं होते, वैसे ही आप लाइन नंबर डिफाइन कर सकते हैं। सर ये लाइन नंबर हम क्यों लगाते हैं, मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था अगर आपको याद हो, कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट में, मैं अगेन रिपीट में आंसर चाहता हूं आपसे, जब हम अपने डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ, सॉरी, लाइन स्पेसिंग की संख्या, लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज कर देते, मैंने क्या बोला, जब आप अपने डॉक्यूमेंट में लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज कर देते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ लाइन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यानी आपने लाइन स्पेसिंग बढ़ा दी, तो आपके डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ, यानी एक पेज पर नंबर ऑफ लाइन बढ़ेगी, समान रहेंगी, घटेंगी, क्या परिवर्तन आएगा, कैसे, मैं एक टेस्ट लेता हूं, फिर हम समझते हैं सारी चीजें। जैसे
मैं यहाँ पर मैंने ये डॉक्यूमेंट लिया। अब इसमें आपको पता नहीं कि कितनी लाइन है, लेकिन यहाँ पर आप लाइन नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको लेआउट टैब में लाइन नंबर जाना है और कंटिन्यूस लगा देना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हर एक लाइन के आगे एक नंबर लिख दिया, हर एक लाइन के आगे एक नंबर लिखा। ये देखो 1 2 3 4 5 6, हर एक लाइन के आगे नंबर लिखा। यानी जब आप अपने डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर डिफाइन करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। लेकिन मैंने आपसे बोला कि जब आप अपनी डॉक्यूमेंट में लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज कर देते हैं तो पर पेज पर, एक पेज पर जो लाइन की संख्या है वो कितनी रहेगी, ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी। तो उसके लिए मैं पहले डॉक्यूमेंट लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। जैसे एक डॉक्यूमेंट पर अगर ध्यान से देखें, एक पेज पर अगर मैं देखूं, ये मेरा पेज नंबर 1 है। ये मेरा है पेज नंबर 1। इस पेज नंबर कितनी संख्या है, अगर आप लाइन देखें तो एक पेज पर हमारे पास टोटल संख्या कितनी है लाइन की सर, 39 है। अभी जो लाइन स्पेसिंग लगा है, और 40 भी जो 40th नंबर की लाइन है वो दूसरे पेज पर है। मेरा सवाल ये था कि अगर मैं इस पेज पर लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज कर दूं, अभी मेरा लाइन स्पेसिंग जो भी था लेकिन मैं बढ़ा देता हूं। मैंने लाइन स्पेसिंग 2.5 कर दिया। मैंने क्या किया, लाइन स्पेसिंग को बढ़ा दिया। अब एक पेज पर नंबर ऑफ लाइन की संख्या पहले कितनी थी सर, 39 थी। अब अगर ध्यान से देखें तो ये मेरा पेज है। अगर मैंने 2.5 कर, आप देखो पेज की संख्या कितनी रह गई एक पेज पर सर, 19 रह गई। यानी अगर आप लाइन स्पेसिंग की संख्या को इंक्रीज करेंगे तो हमारे एक पेज पर जो नंबर ऑफ लाइन की संख्या है वो डिक्रीज हो जाएगी। पहले एक पेज पर जो नंबर ऑफ लाइन है वो 39 आ रही थी, लेकिन अब 19 ही रह गई। इसका मतलब मतलब मीन समझिए, मैंने ये पैराग्राफ लिखा, अगर मैं इसके स्पेस को बढ़ा दूंगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ लाइन पर पेज पे कम हो जाएंगी, क्योंकि लाइन के बीच में डिफरेंस हो जाएगा ना। चलिए, अब बचा सिर्फ एक कमांड जिसका नाम है ब्रेक्स। क्या है, ब्रेक्स। जैसे आप ब्रेक्स पर जाएंगे, यानी मैं ब्रेक्स पर क्लिक करता हूं और ब्रेक्स पर क्लिक करते ही मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। जैसे आपने ब्रेक्स पर क्लिक किया तो ब्रेक्स पर क्लिक करने से आपको सबसे पहले नंबर पे, मतलब टोटल आपको दो सेक्शन नजर आ रहे, एक तो पेज ब्रेक नजर आ रहा है, दूसरा सेक्शन ब्रेक नजर आ रहा है। अगर आप पेज ब्रेक देखें तो पेज ब्रेक आप इंसर्ट टैब में पढ़ चुके हैं। कॉलम ब्रेक अभी मैंने बताया ही था। टेस्ट रैपिंग या रैप टेस्ट अभी आप अरेंज में पढ़ेंगे। तो यानी कुल मिला के ब्रेक्स में आपकी 3 कमांड्स आती हैं, एक पेज ब्रेक, कॉलम और टेस्ट रैपिंग। ठीक है, अब दूसरा ग्रुप बचता है, दूसरा सेक्शन बचता है जिसका नाम सेक्शन ब्रेक है। हमें इसे बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन अगर आपको समझ में नहीं आई तो पूरा सेक्शन ब्रेक समझ में नहीं आएगा। लेकिन सेक्शन ब्रेक के टाइप जरूर देख लेना कि हमारे एमएस वर्ड में 4 सेक्शन ब्रेक होते हैं। कौन कौन से सर, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट मतलब अगले पेज पर, नाम से स्पष्ट हो रहा है। इनकी डेफिनेशन उतनी जरूरी नहीं क्योंकि इनके नाम में डेफिनेशन है। नेक्स्ट पेज मतलब अगले पेज पर सेक्शन में, कंटिन्यूअस मतलब उसी पेज पर, इवन पेजेस मतलब इवन नंबर, अगर आप 2 पर है तो 4 पर लगेगा, 6 पर लगेगा, 8 पे लगेगा। और ऑड का मतलब है 1 3 5 7 ऑड नंबर के पेजेस पर। तो सेक्शन ब्रेक की जो टाइप है ना, चारों चारों की डेफिनेशन आपके माइंड में सेट हो गई होगी। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट पेज मतलब अगले पेज, कंटिन्यूअस मतलब उसी पेज, इवन मतलब इवन नंबर के पेजेस, 2 4 इवन नंबर जो होती हैं, और ऑड मतलब ऑड नंबर के पेजेस। बस बचा तो बचा सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ब्रेक की डेफिनेशन, कि आखिर सेक्शन ब्रेक होता क्या, वो बता दो सर, हम पूरी कहानी समझ जाएंगे।
देखो, सेक्शन ब्रेक का मतलब है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी पेज पर जैसे आपने मार्जिन चेंज किया, आपने कॉलम ब्रेक लगाया, आपने ओरिएंटेशन लगाया, तो वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई होता है। यानी अगर आप अपने एमएस वर्ड की फाइल में ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट का होगा। अगर आप कॉलम ब्रेक चेंज करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट का होगा। अगर आप मार्जिन चेंज करते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट का होता है। लेकिन ये सेक्शन ब्रेक आपके किसी पेज के मार्जिन, किसी पेज के ओरिएंटेशन को आपकी पोजीशन के हिसाब से चेंज करने की परमिशन देता है। जैसे आपके पेज में 10 आपके डॉक्यूमेंट में 10 पेज हैं, आपको 5वें नंबर पेज का जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप चाहिए, बाकी सबका पोर्ट्रेट चाहिए। कैसे करोगे? अगर आप नॉर्मल चेंज करोगे तो पूरा डॉक्यूमेंट चेंज होगा। अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो, प्रैक्टिकल देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो अभी हमारा पेज में ओरिएंटेशन कैसी है, ये देखो कैसा पेज है सर, पोर्ट्रेट। अगर मैं इस पेज का ओरिएंटेशन चेंज करता हूं, मैंने लैंडस्केप किया तो पूरे डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन चेंज हुआ। ये देखो अब आपका पेज कैसा नजर आ रहा है, ये देखो ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई ज्यादा है तो यानी लैंडस्केप है, ये लैंडस्केप, ये लैंडस्केप, ये लैंडस्केप। यानी चारों लैंडस्केप हुए। हमें सिर्फ एक पेज करना है, या फिर मार्जिन चेंज करो। देख से आप मार्जिन चेंज करेंगे। अभी आप ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे मार्जिन चेंज किया। यहाँ पे देखो मैं मार्जिन चेंज करता हूँ, मैंने मार्जिन चेंज किया तो मार्जिन में पूरे डॉक्यूमेंट का मार्जिन चेंज हुआ। पूरे डॉक्यूमेंट का आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा कम दे रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो पूरे पेज का हो रहा है। ये देखो मार्जिन पूरे पेज का हुआ, मैंने चेंज किया तो पूरे पेज का मार्जिन चेंज हुआ। ये देखो पूरे पेज का हुआ। अगर मैं करूंगा यहाँ पर तो पूरे पेज का हो रहा है, मतलब सभी पेजेस का। लेकिन मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर पेज का हो, तो उसके लिए हमें सेक्शन ब्रेक करना होता है। जैसे सपोज दैट मेरा कर्सर यहाँ पर है, मेरा कर्सर यहाँ पर है, मैंने सेक्शन ब्रेक किया यहाँ पर, मैंने कंटिन्यूअस लगा दिया। ठीक है, मैंने कंटिन्यूअस लगा दिया और यहाँ पर मैंने सेक्शन ब्रेक आपका कर दिया नेक्स्ट पेज। अब देखना, अगर मैं इस पेज का ओरिएंटेशन या मार्जिन चेंज करूं, देखो मैंने मार्जिन इसका फुल कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पेज का मार्जिन ये देखो यहां से आ रहा है और इस पेज का मार्जिन यहां से आ रहा है। यानी हमने इस पेज का मार्जिन या फिर ओरिएंटेशन चेंज करना है तो उसे सेक्शन ब्रेक कर दीजिए। सेक्शन ब्रेक से क्या होगा कि हमारा डॉक्यूमेंट का जो पेज है ना वो फॉर्मेटिंग के लिए फ्री हो जाता है। चाहे तो आप उस पर कोई ओरिएंटेशन लगाओ, मार्जिन लगाओ, साइज चेंज करो, जो भी आप कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने पोर्ट्रेट किया, अगर मैं इसका साइज लैंडस्केप कर दूं, यहाँ से देखेंगे कि आपके सिर्फ और सिर्फ इसी पेज का साइज लैंडस्केप हुआ, बाकी सबका ओरिएंटेशन ही रहेगा, मतलब हमारा लैंडस्केप ही। तो डेफिनेशन क्या लिखना, यानी सेक्शन ब्रेक से, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, सेक्शन ब्रेक से हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग के लिए फ्री कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक में ये चारों टाइप हमने देख लिए। नेक्स्ट मतलब अगले पेज पे, कंटिन्यूस उसी पेज पर सेम पेज लिखा भी है, सेम पेज। ये देखो फॉलोइंग पेज मतलब आगे पेज, इवन मतलब इवन पेज। इनके फिगर जरूर देखना, फिगर मतलब इनके जो फिगर है ना ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका सिंबल पूछा जाता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका फिगर एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो फिगर है किसका है, ये फिगर। तो यहाँ पर आपको खुद भी नजर आए, ये पेज है, अगला पेज आ गया तो नेक्स्ट पेज, उसी पेज पर है तो कंटिन्यूस। यहाँ पर देखो 2 और 4 लिखा इवन है, यहाँ पर 1 और हमारा 3 लिखा है तो ऑड है। तो नाम से ही समझ में आ रही इनकी डेफिनेशन।
तो यहाँ पर हो जाता है हमारा पेज सेटअप कमांड ग्रुप फिनिश। अब बचता है सिर्फ एक ही कमांड ग्रुप जिसका नाम है अरेंज। अब अरेंज के अगर आप नाम पढ़ेंगे, अरेंज के एक बार आप नाम पढ़ेंगे तो नाम पढ़ते ही आपको उनकी डेफिनेशन को हम समराइज कर लेते हैं। वेट 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 वेट, सेक्शन ब्रेक के टाइप कहाँ गए भाई, एक मिनट, जस्ट वेट वेट, मैंने बना के रखे यहाँ पर, है ही नहीं क्या। चलिए मैं अब ले लेता हूँ, कोई इमेज इंसर्ट करा लेता हूँ, फिर देखते हैं। कोई इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं। और एक नहीं, मैं 2-4 इमेज ले लेता हूँ जिससे आपको एक मिनट, एक इमेज और ले लेता हूँ। एक मिनट आप देखना। जस्ट वेट 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 वेट, क्योंकि अभी कुछ ही मिनट का सेशन बचा है, ज़्यादा नहीं है। मैं एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लूँ जिससे आपको कमांड का नाम कंफर्म हो जाए। चलिए, अरेंज में जब आप जाते हैं तो हमें ये कमांड मिलती है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। और क्योंकि इनकी डेफिनेशन अभी एग्जाम में नहीं पूछी गई है, बट कभी भी पूछी जा सकती है। चलिए पढ़ते हैं। पहली है पोजीशन, नेक्स्ट है रेप्टेस, वीइंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप और रोटेशन। तो अगर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन, तो पोजीशन या फिर टैश रैप, विंग फॉरवर्ड, इनकी आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ती है? तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई ग्राफिक्स इंसर्ट करते हैं तो उस ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग हमें टेक्स्ट को सेट करने के लिए, एक मिनट जस्ट वेट, बंद नहीं हो जाए, बंद नहीं हो जाए। चलिए, तो क्या है, यानी जब हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई ग्राफिक इंसर्ट करते हैं तब उस ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग या फिर हमें ग्राफिक्स को सेट करने के लिए अरेंज कमांड ग्रुप की जरूरत पड़ती है। अब इस अरेंज कमांड ग्रुप में जो कमांड्स है ना, उनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे पोजीशन। पोजीशन में जैसे आपका ये पेज है ना, आपको पता है कि पेज कुछ ऐसा होता है। इस पेज में जैसे अगर मैंने आपको 2 प्रकार के अलाइनमेंट, आप आगे भी पढ़ोगे, अभी आपने 4 ही पढ़े हैं। एमएस वर्ड में 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। लेकिन जब आप आगे जाओगे, जैसे एक्सेल में आप 2 अलाइनमेंट पढ़ोगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास जो अलाइनमेंट आते हैं वो लेफ्ट, सेंटर और राइट रहते हैं।
वर्टिकल में हमारे पास टॉप, मिडिल और बॉटम रहते हैं। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर हमारे टोटल मिला के 9 अलाइनमेंट बनते हैं। यानी ये जो अलाइनमेंट है ये वाला, ये टॉप लेफ्ट है, ये जो अलाइनमेंट है वो टॉप सेंटर है, ये टॉप राइट है। इसमें बीच में ये हमारा मिडिल लेफ्ट, ये हमारा मिडिल सेंटर, ये हमारा मिडिल राइट। ये देखो बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। यानी कुल मिलाकर अगर पोजीशन से क्या है कि इन 9 पोजीशन पर हम अपने ऑब्जेक्ट को सेट करा सकते हैं। यानी टास्क, रैप और पोजीशन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों से हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टास्क सेट होगा, लेकिन पोजीशन में हमारे पास 9 पोजीशन होती हैं। कौन कौन सी? टॉप में 3, मिडिल में 3 और हमारे पास बॉटम में 3, यानी लेफ्ट में 3, सेंटर में 3 और हमारे राइट में 3। देखो पोजीशन से यानी डिफॉल्ट तरीके से जो हमारे पास पोजीशन है ना, उन्हीं पर डॉक्यूमेंट सेट होगा, उन्हीं पर हमारा ऑब्जेक्ट सेट होगा। लेकिन रैप टेस्ट से क्या होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग, अपने कस्टमाइज तरीके से ऑब्जेक्ट को सेट करा सकते हैं। लेकिन रैप टेस्ट के अंदर भी कुछ सेटिंग्स रहते हैं, कुछ टर्म्स रहते हैं। जैसे आप टॉप एंड बॉटम लिख सकते हैं, टाइड है, थ्रो है, तो उनकी मैं बात करूंगा। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि पोजीशन में हमारे पास फिक्स पोजीशन रहती है, उनके आधार पे ऑब्जेक्ट सेट होगा। और रैप में आप किसी भी पोजीशन पर जाके ऑब्जेक्ट को सेट करा सकते अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब अगली दो कमांड है बीइंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। सपोज दैट आपके डॉक्यूमेंट में 2 ऑब्जेक्ट हैं या 4 ऑब्जेक्ट हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पीछे ले जाना चाहते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को आगे लाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम बीइंग फॉरवर्ड का मतलब आगे लाना और सेंड बैकवर्ड का मतलब पीछे ले जाना। यानी जिस ऑब्जेक्ट का आपने सिलेक्शन किया तो वो फॉरवर्ड से आगे आ जाएगा और बैकवर्ड से पीछे चला जाएगा। सिलेक्शन पैन से आपने किन किन ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है वो आपको इस सिलेक्शन पैन में मिलेंगे। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अलाइनमेंट क्यों आया फिर से? यानी आपने 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो उनके अकॉर्डिंग आप अलाइन कर सकते हैं। अभी आप पेज के अकॉर्डिंग अलाइन कर रहे थे, जिसमें सेंटर, लेफ्ट एंड आपका राइट जस्टिफाई थे। ग्रुप का मतलब होता है मिलाना, यानी जब आप 2 ऑब्जेक्ट या 4 ऑब्जेक्ट को एक साथ मिला सकते हैं। और ये मिलाते इसीलिए जब हमें किन्हीं ऑब्जेक्ट को बार बार किसी दूसरी पोजीशन पर मूव कराने की जरूरत होती है और वो एक ही पोजीशन पर हमें रखने हैं, तो आप ग्रुप करा लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट कमांड है रोटेट। रोटेट में आपको 2 कमांड मिलती है, एक फ्लिप मिलता है, एक रोटेशन मिलता है। फ्लिप से क्या होता है? आप लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। यानी आपकी पोजीशन, जैसे आपकी कोई इमेज ऐसे है, आपका जैसे ए बना है, आपका जैसे बी बना है, इसे आप फ्लिप करा सकते हैं, आप ऐसे बी बन जाएगा। और रोटेट में आप डायरेक्शन को रोटेट करा सकते हैं 90 डिग्री, 80 डिग्री, 270 डिग्री, जैसे भी आप कराना चाहे उस आधार पे आपका हो जाएगा। लेकिन 2 ऑप्शन रहते हैं, एक रोटेशन जो डिग्री के आधार पर होगा क्लॉकवाइज, और दूसरा होता है फ्लिप। फ्लिप से यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बेसिस पर भी आप समझ सकते हैं। चलिए एक बार पीडीएफ की मदद लेते हैं, पीडीएफ से भी समझते हैं कि कैसे क्या होता है, बाकी फिर मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखा दूंगा। जस्ट वेट करिएगा, 1 मिनट वेट करिएगा। एक बार कंफर्म हुआ है तो आप बता दीजिए कि हाँ सर इतना कंफर्म हो गया है, जिससे फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि अब सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट का रेफरेंस और वही सारी चीजें बची हैं। मैंने हाइपरनेशन को भी समझा दिया, वर्ड रैप, अच्छा वर्ड रैप रह गया है, रैप टेस्ट है तो वर्ड रैप भी पढ़ना होगा। लेकिन एक बार इतना कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी, थोड़ा सा और बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है, टेंशन ना ले, ज्यादा नहीं है। जो भी रहा है देखो,
अभी हमने वर्ड रैप आपको रैप टेस्ट पढ़ाया था। रैप टेस्ट क्या बोला था कि रैप टेस्ट से हम अपनी जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में उसके अकॉर्डिंग टेस्ट को सेट करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड रैप भी मिलता है आपको जब आप एग्जाम स्टडी करोगे या क्वेश्चंस करोगे। तो वर्ड रैप का मतलब होता है कि जैसे आप डॉक्यूमेंट पे टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग करते ही जैसे आपका कोई वर्ड है मार्जिन से बड़ा होता तो वो ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में चला जाता है। यानी आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपका कर्सर ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में जो मूव कर रहा है उसे हम वर्ड रैप कहते हैं। ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती है। वो मार्जिन से जैसे ही बढ़ा जाता है हम ऑटो करते हैं। अरेंज के हम टाइप की बात कर लेते हैं। अरेंज में हमने टेस्ट रैपिंग की बात करी थी। टेस्ट रैपिंग जैसे आप टेस्ट रैपिंग पर जाएंगे तो कुछ ये ऑप्शंस हमें मिलेंगे जिसमें डिफॉल्ट रूप से हमारा विद लाइन सॉरी इन लाइन विद टेस्ट रहता है, स्क्वायर है, टाइड है, रो है, टॉप एंड बॉटम है, बिहाइंड है, इन फ्रंट ऑफ टेस्ट है। नाम से डेफिनेशन समझने का प्रयास करिए एक बार। लाइन से समझने का प्रयास करिए। जैसे अगर आप ध्यान देखें इन लाइन विथ टेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट जिस लाइन पर खत्म हो रहा है उसी लाइन से हमारा टेस्ट लिखा जाएगा। स्क्वायर मतलब उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ टेस्ट रहेगा। टाइड मतलब चारों तरफ तो रहेगा लेकिन फिट जाएगा। थ्रो अब थ्रो स्क्वायर टाइड एक जैसे हैं लेकिन डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस जैसे सपोज दैट आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, सपोज दैट आपने जैसे सी ऑब्जेक्ट लिया, ये सी है, आपने ये सी ऑब्जेक्ट लिया तो इस सी के अकॉर्डिंग अगर आप टेस्ट लिखेंगे, जैसे अगर आप टाइड में लिखते हैं या जैसे स्क्वायर में लिखते हैं तो स्क्वायर में चारों तरफ टेस्ट रहेगा, यानी स्क्वायर में चारों तरफ टेस्ट रहेगा ऐसे। अगर आप यही टाइट से करते हैं तो टाइट से बिल्कुल चिपक के टेस्ट चलेगा, यानी आपका टेस्ट कुछ इस प्रकार से जाएगा, आपका टेस्ट कुछ इस प्रकार से बिल्कुल चिपक के जाएगा, बिल्कुल मतलब जगह नहीं बचनी चाहिए। अगर यही काम आप थ्रो से करते, सपोज दैट ये जो सी का फिगर है वो पीएनजी है, तो पीएनजी में क्या होता है कि ये जो टेस्ट का एरिया है, ये जो ऑब्जेक्ट का एरिया इतना ही एरिया कवर होगा, बाकी सब दिखेगा। तो पीएनजी में क्या होगा कि आपका टेस्ट कुछ ऐसे लिखा जाएगा, यानी ये लाइन यहां से स्टार्ट हो जाएगी, यानी इनके थ्रू मतलब आर पार हो जाएगी अगर एरिया कवर नहीं है तो। और टॉप एंड बॉटम का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट लिया तो उसके ऊपर और नीचे ही टेस्ट आएगा, लेफ्ट एंड राइट में कोई टेस्ट नहीं रहेगा। और बिहाइंड मतलब आपका ऑब्जेक्ट टेस्ट के पीछे चला जाएगा, और इन फ्रंट ऑफ टेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट हमारे टेस्ट के आगे आ जाएगा। ये होते हैं रैप टेस्ट के वो स्टाइल जो हम सेट करते हैं। पोजीशन के तो 9 थे, वो मैंने आपको समझाई दिए, ठीक है। चलिए बाकी कुछ और भी कंटेंट है उसे भी देख लेते हैं। बाकी इनकी डेफिनेशन भी मैंने लिख रखी है कि देखो इन लाइन विथ क्या होता है, सब लिख रखा है। तो यहाँ पर हो जाता है, आई थिंक मैंने और लिख रखा था ये सारी डेफिनेशन जितनी भी है ना, ये डेफिनेशन ये हमने विंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सबकी डेफिनेशन लिख रखी है। एक बार आप देखना अपने डॉक्यूमेंट में, शायद मेरे पास लेटेस्ट नहीं है इसीलिए विजुअल नहीं हो रहा है, बाकी सबकी डेफिनेशन मैंने बताई है। अब इनका एक बार मैं विद इन 2 मिनट में प्रैक्टिकल आपको समझा देता हूँ। प्रैक्टिकल आप देख लीजिए। सपोज दैट मेरे पास ये 2 डॉक्यूमेंट हैं, ये 2 डॉक्यूमेंट हैं और जितने भी टेस्ट हैं, मैं टेस्ट एक बार कहाँ गया, टेस्ट टेस्ट यहाँ पर था। अब अगर इन डॉक्यूमेंट को मैं आगे मूव करा रहा हूँ, देखो ये मूव, इनको तो मैंने वो कर दिया था, क्या कहते हैं, इनकी तो पोजीशन मैंने चेंज कर दी थी। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये लाइन नंबर हटा देता हूँ, लाइन नंबर परेशान,
पोजेड मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, पहले जैसी लाइन थी ना सेम वैसे ही करते हैं, क्योंकि मार्जिन थोड़ी सी गड़बड़ है ना। एक मिनट, जस्ट वेट, मैं एक बार डॉक्यूमेंट तो ले लूँ, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। जस्ट वेट, मैं एक बार डॉक्यूमेंट बना लूँ थोड़ा सा, तभी आपको थोड़ा प्रैक्टिकल समझ में आएगा। ये देखो, अब देखना, ठीक है। मेरा कर्सर का पोजीशन यहाँ पर है, मेरा कर्सर का पोजीशन है वो यहाँ पर है, ध्यान से आपको दिख रहा हो यहाँ पर है। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराता हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया, मेरा ये ऑब्जेक्ट आ गया, सॉरी ये ऑब्जेक्ट सही नहीं है, ऑब्जेक्ट जिसमें थोड़ा सा छोटा, मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया। अब डिफॉल्ट रूप से हमारा सेट होता है इन लाइन विथ टेस्ट, मतलब आपका ऑब्जेक्ट जहां खत्म हो रहा है, देखो आपसे आपका ऑब्जेक्ट यहां पर खत्म हो रहा था, ये तो इसी की लाइन में टेस्ट स्टार्ट हुआ, तो ये होता है इन लाइन विथ टेस्ट। अगर मैं यहां से चेंज करूं, जैसे मैं ये स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर, तो जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो हमारे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ टेस्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? हमारे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ टेस्ट आ रहा है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमारे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ टेस्ट आएगा। अगर मैं इसे थ्रो करूं, अभी आप ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट के चारों तरफ टेस्ट लिखा हुआ है, ये प्रैक्टिकल है भाई, आप खुद से भी कर सकते हैं। ये देखो, टाइड में थोड़ा सिकुड़ा, थोड़ा अंतर पड़ा, आपने देखा स्क्वायर में थोड़ा बड़ा हुआ, टाइड में थोड़ा सा पास में आया। अगर मैं थ्रो करूं तो थ्रो में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक आप पीएनजी फाइल ले लेंगे तब तक आप थ्रो में डिफरेंस नहीं पता कर पाएंगे। जैसे ही मैं टॉप एंड बॉटम लेता हूं, ये मैंने टॉप एंड बॉटम ले लिया, तो आप देखेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है, लेफ्ट एंड राइट में कोई टास्क नहीं है। अगर मैं इसका पोजीशन बिहाइंड टास्क कर दूं तो ये हमारे मतलब जो लाइन है उन टेस्ट है उसके पीछे चला गया, इन फ्रंट अप करूं तो ये टेस्ट के आगे आ जाए, ठीक है। ऐसे ही होता है हमारा बीइंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब हम आगे ले जा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, तो ये सारी चीजें रहती हैं। एक बार रोटेशन और फ्लिप वाला भी देख लेता हूँ, दो ऑप्शन रहते हैं, एक रहता है फ्लिप वाला और दूसरा रोटेट वाला। 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ्ट, जैसे करना चाहे फ्लिप और रोटेट वो दोनों हो जाए, ठीक है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में नहीं है, निकिता जी कह रही डॉक्यूमेंट में नहीं है, अगर नहीं है तो टेंशन न लें, मैंने कहीं ना कहीं तो इनको रखा है, कहीं ना कहीं तो ये मैंने दिए, हो सकता है एक्सेल में पढ़ा दियो, हो सकता है पावर पॉइंट में दे दियो, वो आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। आगे आप जब वो आप देख लेना, एक्सेल के डॉक्यूमेंट को एक बार एक्सेल एक्सेस करके देख लेना, या फिर पावर पॉइंट को देख लेना, पावर पॉइंट में इन अरेंज को प्लेन कर दिया हो वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास दूसरा मतलब एक ग्रुप और था, अगर आपको याद हो तो हमारे लेआउट टैब के अंदर मैंने पैराग्राफ ग्रुप भी बताया था, और पैराग्राफ ग्रुप में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पैराग्राफ ग्रुप में आप सभी को याद है कि हमने दो ग्रुप पढ़े थे, जिस दो टैब पढ़े थे, इंडेंट, स्पेसिंग एंड लाइन एंड पेज ब्रेक। लाइन एंड पेज ब्रेक में हमें पैजिनेशन कंट्रोल, और इंडेंट स्पेसिंग में हमने इंडेंटेशन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, ये सारे टर्म पढ़े थे। इंडेंट के हमने स्पेशल टर्म को भी देखा, ये सारी चीजें देखी, ठीक है। बाकी क्लास चालू हो गई, वैसे मैं टाइम चेंज करना चाह रहा था बट सेव नहीं कर पाया फाइल
तो टाइम चालू हो गया। चलिए अभी हम आप उस क्लास को ले लीजिए जो अभी 9:30 बजे स्टार्ट हो गई है। उसके बाद मॉर्निंग में हम संडे है तो थोड़ा-सा आराम से पढ़ के आइएगा और ये पीडीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? और जो क्लास चालू हो गई है उससे आप ले लीजिए, मैं यहाँ से थोड़ा-सा सेव नहीं कर पाया उसे, अदरवाइज़ वो क्लास मुझे किसी और दूसरे टाइम पर सेव करनी थी, बट वो स्टार्ट हो गई। तो आपके 10 मिनट ऑलरेडी क्लास निकल चुकी है, आप एक बार उस क्लास को ले लीजिए। बाकी इस क्लास के कंटेंट को हम सुबह देखते हैं। वैसे लेआउट टैब पूरा हो चुका है। मैं मिलता हूँ फिर, अभी आप 9 बजे वाले 9:30 की क्लास है ना, उसमें आ जाइए। वो क्ला